हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिविल इंजीनियरिंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आप सभी का स्वागत है सिविल इंजीनियरिंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म चैनल पे। जैसा कि आपको पता है, ये हम सिविल इंजीनियरिंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के जरिए सभी सिविल इंजीनियरिंग की कोर्स यहाँ पे करवा रहे हैं, जो हमें भारत के किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में जो सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड हो या फिर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, सभी में ये इम्पोर्टेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। और अगर आपको इस चैनल की जो भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव या यूज़फुल लग रहा हो, या आपको लग रहा हो कि ये चैनल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 2। तो पिछले लेक्चर में हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के फर्स्ट लेक्चर में हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की सिलेबस को डिस्कस किया था। तो आज उसके हम यूनिट फर्स्ट की जो टॉपिक है, इंट्रोडक्शन यूनिट्स का नाम है, उसके टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट की इंट्रोडक्शन टॉपिक में आज हम 4 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है, डिवीज़न ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कितने डिवाइडेशन हैं, कितने भागों में बटे हुए हैं, एसआई यूनिट्स, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। आज ये चारों टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यूनिट फर्स्ट का ये 4 टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहला टॉपिक है व्हाट इज़ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है? तो चलिए इसकी बेसिक डिफिनेशन जो होती है उसको हम समझते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइंस डील्स विद द लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स अलोंग विद टू इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक अप्लाइड साइंस का ब्रांच है जो डील्स करता है लॉज के साथ और प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स अलोंग विथ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स, यानी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स के साथ जो मैकेनिक्स के प्रॉब्लम होते हैं उसको भी डील करता है। तो हमने समझ गए कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बेसिकली क्या होता है। वो एक अप्लाइड साइंस का ब्रांच है जो डील करता है लॉज के साथ और प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम के साथ। अब बेसिक इसकी कुछ दूसरे वर्ड्स में आप बोल सकते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की नॉलेज जो है सभी इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज़ वेरी इसेंशियल फॉर एन इंजीनियर इन प्लानिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड मशीन्स। आपको पता चल ही गया होगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो नॉलेज है वो सभी इंजीनियर्स के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए? प्लानिंग में, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, अलग अलग टाइप्स के स्ट्रक्चर्स, मशीन के जो भी कंस्ट्रक्शन होते हैं उन सभी के इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की यहाँ पे नॉलेज की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए दूसरे टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरे टॉपिक का नाम है डिवीज़न ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। दूसरे टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, डिवीज़न ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, यानी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के डिवीज़न। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को बेसिकली 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला ग्रुप है स्टैटिक्स, दूसरा ग्रुप है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स को भी 2 ग्रुप में बांटा गया है, एक काइनेटिक्स और दूसरा काइनेमेटिक्स। तो चलिए इसको हम सेपरेटली अलग अलग तरीके से इसकी डेफिनेशन को समझते हैं और डेफिनेशन की सहायता से हम इसको और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं स्टैटिक्स और डायनामिक की जो डिवाइडेशन है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में उसको। स्टैटिक्स की डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं, डील्स विद द फोर्स एंड देयर इफेक्ट्स, यानी स्टैटिक्स मैकेनिक्स वो है जो फोर्स के साथ और उनके इफेक्ट के साथ डील करता है। और ये जो एक्टिंग करता है फोर्स वो बॉडी पर करता है जब वो रेस्ट कंडीशन में होता है, वाइल एक्टिंग अपॉन द बॉडी एट रेस्ट कंडीशन। इतना ज़रूर याद रखिएगा कि स्टैटिक्स का बेसिक कीवर्ड ये है कि जब फोर्स या उसके इफेक्ट जो डील करता है और जो एक्टिंग करता है बॉडी पे, वो बॉडी रेस्ट कंडीशन पर होता है। आगे चलते हैं डायनेमिक
मैकेनिक्स में। डायनेमिक मैकेनिक्स क्या है, वो भी एक तरह से फोर्स पे ही डील्स करता है, लेकिन इसके साथ एक अलग केस है। जब बॉडी मोशन में होता है, जब बॉडी मोशन में होता है तब फोर्स वहाँ पर एक्ट करता है। इसको इस तरह से कह सकते हैं कि सेम एज ऑफ स्टैटिक्स बट वाइल एक्टिंग अपॉन द बॉडीज एट मोशन। मतलब यहाँ पे फोर्स जो एक्टिंग करता है, आप लिख सकते हैं फोर्स एक्टिंग व्हेन बॉडी इज मोशन कंडीशन। तो ये डायनेमिक की डेफिनेशन थी। अब डायनेमिक्स को भी दो ग्रुप पे बांटा गया है, काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स। तो काइनेटिक्स की तरफ चलते हैं। काइनेटिक्स की तरफ चलते हैं तो डायनेमिक्स इसको डिवाइड किया गया, तो इसको आप लिख सकते हैं कि ये डायनेमिक्स का ब्रांच है, ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स। ये भी जाहिर सी बात है, डायनेमिक्स डील करता है फोर्स के साथ बॉडी में, तो ये भी इसी तरह से डिफिनेशन होगा, डील्स विद द बॉडी व्हेन इन मोशन। यानी यह बॉडी के साथ डील्स करता है जब यह मोशन में होता है, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। यानी फोर्स के एप्लीकेशन के कारण, यानी फोर्स के बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं, उसी के कारण जब बॉडी मोशन में होता है तब डील्स करता है। फोर्स के एप्लीकेशन हम आगे के लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे कि फोर्स के क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं। तो आप बेसिकली यहाँ पे सिर्फ आप इसकी डेफिनेशन को याद कीजिए। काइनेटिक्स का डेफिनेशन वो होता है, जो पहला पॉइंट ये है ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स होता है, दूसरा पॉइंट ये कि ये बॉडी के साथ डील करता है जब मोशन में होता है ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। दूसरा आते हैं काइनेमेटिक्स, ये भी एक डायनेमिक्स की ग्रुप्स का पार्ट है, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, सेम एज ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स। ये डील्स करता है बॉडी के साथ, लेकिन यहाँ ये बता रहा है कि जब मोशन होता है विदाउट एनी रिफरेंस ऑफ फोर्स। एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि जो काइनेटिक्स में नहीं था, ये भी बॉडी के साथ डील करता है जब मोशन में होता है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, विदाउट एनी रिफरेंस ऑफ फोर्स। यानी कोई भी फोर्स का जो रेफरेंस है उसके बिना वो डील्स कर सकता है। वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, मोशंस के लिए होता है। इतना याद रखिएगा, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन। तो आप काइनेमेटिक का बेसिक डिफिनेशन किस तरह से बता सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स, सेकेंड पॉइंट ये बॉडी के साथ डील करता है जब मोशन में होता है, लेकिन वो किसी भी टाइप्स का रिफरेंस फोर्स का नहीं हो सकता, या फिर उसके बिना डील्स कर सकता है, जिसका रिस्पॉन्सिबल मोशंस के लिए होगा, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आज का तीसरा टॉपिक एसआई यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, ये आप सभी को पता होनी चाहिए। इसको इंडिया में 1956 में द स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजरमेंट एक्ट के तहत लागू किया गया था सभी इंडस्ट्री और कॉमर्स के अंदर में, जिस उस समय एमकेएस सिस्टम को स्विच ओवर कर दिया गया था और रिवाइज किया गया था एसआई यूनिट्स को। तो बेसिकली वही लिखा हुआ है, आप देखिए, इन इंडिया द स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर एक्ट ऑफ 1956 which switched over the MKS system and revised all the SI unit in industry and commerce। ये हमारे इंडिया में 1956 में रिवाइज हुआ था। इस सिस्टम्स की जो यूनिट्स है, पहला मीटर्स, किलोग्राम्स और सेकंड है। इस सिस्टम्स की मेन यूनिट्स यही है SI यूनिट्स के। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और SI यूनिट्स की रूल्स को समझते हैं। SI यूनिट्स के क्या रूल है जो आज पूरी दुनिया इसे फॉलो कर रहा है। एसआई यूनिट्स के मैंने कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म और उसकी प्रीफिक्स की टेबल हमने यहाँ पर रख दिए हैं। अगर आपको इसकी ज़रूरत होगी, जाहिर सी बात इसका अगर ज़रूरत होगी तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। आप ये देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में और प्रीफिक्स में से क्या कहा जाता है। ये आपको वैसे तो पता होगा, लेकिन फिर भी एक जब हम न्यूमेरिकल इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो बहुत आगे इसकी ज़रूरत होगी, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम रूल ऑफ एसआई यूनिट्स की तरफ। तो रूल ऑफ एसआई यूनिट में पहला रूल जानेंगे
ए डैश टू बी यूज टू सेपरेट यूनिट विच आर मल्टीपल टुगेदर, यानी एक डैश, ये सिंबल है डैश का, जो यूज होगा जो यूनिट्स को सेपरेट करेगा जो एक दूसरे के साथ मल्टीपल में है। यानी एक डैश का यूज होगा जो यूनिट्स को सेपरेट करेगा जिसमें एक दूसरे के साथ मल्टीपल होगा। इसे एग्जांपल की तरह आप देख सकते हैं, जैसे कि एक न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर इज रिटन एज न्यूटन पर मीटर, नॉट मीटर न्यूटन। यहाँ पे जो न्यूटन पर मीटर है जिसको हम डैश उपयोग करते हैं, ये यही फर्स्ट रूल है एसआई यूनिट्स का। आप इस तरह से नहीं लिख सकते हैं मीटर न्यूटन में। दूसरे रूल्स की तरफ चलते हैं। दूसरा रूल नंबर के लिए है, कोई भी नंबर 5 या 5 से ज़्यादा डिजिट पर होगा तो वहाँ पर डिजिट जो होगा वो ग्रुप में प्लेस्ड हो जाएगा। वो ग्रुप किस टाइप का होगा, 3 का एक ग्रुप होगा, यानी 3 डिजिट का एक ग्रुप होगा और उसके जस्ट बाद में कॉमा लग जाएगा। मतलब आप एग्जाम्पल की तरफ एक समझ सकते हैं 758900, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 का ग्रुप बना है, देख सकते हैं 3 डिजिट का एक ग्रुप, 3 डिजिट का एक ग्रुप। अब बाकी इसको यूनिट डिजिट बोलते हैं हम। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं 7 जो यूनिट डिजिट है डैश, और ये 3 डिजिट का 1 ग्रुप है तो यहाँ पर कॉमा लगा है, ये भी कॉमा है, और फिर आगे 3 डिजिट का एक ग्रुप बना है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ना कि आप डायरेक्ट 758900 इस तरह से लिख सकते हैं। मैं आपको नंबर के टर्म में नहीं बता रहा हूँ कि ये इतना लाख इतना करोड़ होगा, बस इस रूल जो रूल नंबर 2 की जो डेफिनेशन है वो इस तरह अप्लाई होती है। आप इस तरह से लिख सकते हैं जैसे कि 3 इंटू 10⁻7 होता है, तो कभी कभी 30 इंटू 10⁻6 लिखा जाता है, लेकिन इस तरह से नहीं लिखा जाता। रूल जो एसआई यूनिट्स का है उसके अंदर 3 इंटू 10⁻7 लिखा जाता है। तो इतना ज़रूर याद रखिएगा कि जब आप 3 इंटू 10⁻7 लिखते हैं तो आप डायरेक्ट 3 इंटू 10⁻7 लिखते हैं, जो एसआई यूनिट्स का रूल नंबर 2 है, नहीं कि आप 30 इंटू 10⁻6 लिखते हैं। ये ऑब्वियसली ये गलत है, जो एसआई यूनिट्स के रूल्स के खिलाफ है। तो हमने अभी एसआई यूनिट्स जो रूल होता है उसके 2 रूल को हमने समझा, जो बेसिक और इम्पोर्टेंस रूल होता है, जो हमें खैर बचपन से ही पता होता है, लेकिन हम इस चीज़ की जानकारी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी देखने को मिलती है। तो चलिए आइए जो बेसिक यूजफुल डेटा होता है एसआई यूनिट्स का उसके बारे में हम जानते हैं। एसआई यूनिट्स में जो यूजफुल डेटा है वो बेसिकली 4 टर्म्स के होते हैं। एक अलजेब्रा, दूसरा ट्रिगोमेट्री, तीसरा डिफरेंशियल कैलकुलस और चौथा इंटीग्रल कैलकुलस में होता है। अलजेब्रा के कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं, जैसे a का पावर नॉट इक्वल टू 1, x का पावर नॉट इक्वल टू 1। यहाँ पे किसी भी का पावर अगर 0 होगा, ऑब्वियसली बात है एनीथिंग इज पावर 0 होगा। अगर दूसरा रूल देखें इसी के अलजेब्रा के फॉर्मूला में, जो x बेस है और पावर m है और यहाँ पर पावर n है, तो इसका मतलब समझ सकते हैं कि x बेस है, इसका पावर m प्लस n कैसे हुआ। ये जाहिर सी बात है, ये एसआई यूनिट का रूल है जो अलजेब्रा में दिख जाता है। यदि बेस आपका सेम है मल्टीप्लिकेशन के टर्म में, आप देख सकते हैं बेस जो है x जो है वो मल्टीप्लिकेशन के समय में सेम है, तब वहाँ पे जो पावर जो होगा वो ऐड हो जाएगा, पावर m प्लस n ऐड हो गया। वहीं तीसरे रूल की तरफ चलते हैं जो अलजेब्रा में पुट है एसआई यूनिट्स का। x बेस है पावर m अपॉन, यहाँ पे डिवाइडेशन है, और x बेस है पावर ऑफ n है, तो यहाँ पर सब्सट्रैक्ट हो गया। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यदि बेस सेम हो डिवाइडेशन में तब वहाँ पर पावर जो होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, पावर आर सब्ट्रैक्टेड। फोर्थ अलजेब्रा डेटा देखते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। जाहिर सी बात है, यदि ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो यहाँ पर x की वैल्यू हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही निकलता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a होता है, जो कि हम बेसिकली 10th क्लास में इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। तो इसका हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा आगे, क्योंकि हमें बेसिक 10th क्लास में ये एक यूनिट ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़ा जाता है, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे डेटा की तरफ हम चलते हैं, जो एसआई यूनिट्स का कुछ डेटा है।
दूसरे डेटा की तरफ चलते हैं, ट्रिगोमेट्री डेटा। ट्रिगोमेट्री डेटा में जितने भी टाइप्स के ट्रिगोमेट्री फॉर्मूले होते हैं, जो रिक्वायरमेंट होते हैं, टोटल टाइप जो ट्रिगोमेट्री के फॉर्मूला, तो इस सभी की इसमें ज़रूरत होती है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। तीसरा डिफरेंशियल कैलकुलस, चौथा इंटीग्रल कैलकुलस। इन सभी के जो हमने अभी यूजफुल डेटा आपको बताया है, अलजेब्रा, ट्रिगोमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, इन सभी के जो फॉर्मूला है, जो यूजफुल डेटा है, हम टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ में प्रोवाइड करा देंगे। आप टेलीग्राम चैनल्स को ज़रूर फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल्स का नाम इंजीनियर MD तमन्ना खान, ध्यान दीजिएगा ER है यहाँ पे, डायरेक्ट इंजीनियर नहीं लिखिएगा। वैसे मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पर डायरेक्ट जाकर फॉलो कर सकते हैं और ये यूज़फुल डेटा है सारे यूनिट का, वहाँ पर आसानी से आप ले सकते हैं, जो कि मैं आपको लेक्चर समाप्त होने के बाद प्रोवाइड कर दूंगा इसकी PDF को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का लास्ट टॉपिक, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। इसकी बेसिक डिफिनेशन को जानेंगे। स्केलर क्वांटिटीज के बारे में हम पढ़ते हैं, दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली सच एज लेंथ, मास, टाइम, डिस्टेंस, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर, स्पीड। यानी वो क्वांटिटीज जिसकी मैग्नीट्यूड केवल लेंथ, मास, टाइम, डिस्टेंस, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर, स्पीड जैसा हो। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात की गई है, न कि डायरेक्शन की बात की गई है। तो स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होता है जिसमें मैग्नीट्यूड केवल लेंथ, मास, टाइम, डिस्टेंस, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर और स्पीड के रिलेटेड में होता है। वेक्टर क्वांटिटीज में सेम यहाँ पर उल्टा होता है, वो क्वांटिटीज जिसमें बोथ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोथ का मतलब है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्वांटिटी हो, ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। जैसे इस तरह के, जैसे फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम होते हैं। तो अभी हमने जाना स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस ये है कि स्केलर क्वांटिटीज में केवल मैग्नीट्यूड के रिलेटेड में बात हो रहा है और वेक्टर क्वांटिटीज के टर्म में यहाँ पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों टर्म में बात हो रहा है। तो यही डिफरेंस है जो दोनों क्वांटिटीज को अलग करता है। तो चलिए आगे देखते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज के कुछ जो डिवीज़न होते हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज के जो कुछ डिवीज़न है वो कितने टाइप्स के होते हैं और उस डिवीजन्स के डेफिनेशन क्या है। वेक्टर क्वांटिटीज में ही इसकी कुछ बेसिक डिवीज़न है, उसको हम जान लेते हैं। पहला डिवीज़न ये है यूनिट वेक्टर। यहाँ पर याद रखिए, यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड जो है पूरे यूनिटी में आ जाएगा। इक्वल वेक्टर में आप पढ़िए विच आर पैरेलल टू ईच अदर सेम डायरेक्शन एंड इक्वल मैग्नीट्यूड। ये बता रहा है कि जो एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड इक्वली पैरेलल हो। याद रखिएगा, इसको अच्छा से पढ़िए, विच आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी जिसमें वो एक दूसरे के पैरेलल हो सेम डायरेक्शन में और इक्वल मैग्नीट्यूड में, वो इक्वल वेक्टर कहलाएगा। लाइक वेक्टर उसको बोलते हैं जो अनइक्वल वेक्टर होता, अनइक्वल मैग्नीट्यूड होता है, या फिर अनइक्वल वेक्टर भी आप बोल सकते हैं। एडिशन वेक्टर आपको पता है कि जब दो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को जोड़ता है वो एडिशन वेक्टर कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर A और B एक वेक्टर है, B और C ये एक वेक्टर है, ये दोनों की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को जोड़ता है A और C। तो यहाँ पर A और C जो है एडिशन ऑफ वेक्टर है। तो आज हमने बेसिक, इस सेशन में हमने देखा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।